नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन में वक्त हो चला है पीएचएच यानी कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का, और शुरुआत करेंगे पंजाब से। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक दिन में पराली जलाने के 1068 मामले दर्ज किए गए हैं। अब पंजाब सरकार इन आंकड़ों को लेकर फिक्रमंद भी नजर आ रही है। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले इन आंकड़ों में कमी जरूर दर्ज की गई, लेकिन एक दिन में पराली जलाने के इतने मामलों का सामने आना कहीं ना कहीं सरकार के लिए सवालिया निशान है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राकेश छाबड़ा संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए, पराली जलाने का जो मामला एक दिन के अंदर सामने आया है, इनकी तादाद 1000 से ज्यादा, और सबसे बड़ी बात यह कि आंकड़े सरकार के लिए अब माथे पर शिकन बन गए हैं, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार आम आदमी पार्टी की, पंजाब में भी सरकार आम आदमी पार्टी की। सवाल भी उन्हीं को देना है और जवाब भी उन्हीं को देना है। कि पराली के मामले पिछले सालों की अगर बात करें तो मामले कम आए, लेकिन इस बार जो मामले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर अभी जो बात की जाए तो बठिंडा में 300 और अगर फिरोजपुर की बात करें तो 150 के ऊपर के मामले दर्ज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो जो पोल्यूशन विभाग ने उन्होंने भी चिंता जताई है। तो आने वाले दिनों में ये जो परेशानी का सबब बना हुआ है, ये पिछले 24 घंटे के मामले हैं। अभी आगे जाके पंजाब सरकार और पोल्यूशन विभाग क्या कदम उठाता है, ये आने वाले दिन बताएंगे। जी पूजा। देखिए राकेश, पिछली सरकारों के दौरान और मौजूदा सरकार के दौरान भी पराली को खरीदने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था। क्या उस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू नहीं किया गया, या फिर पराली बेचना नहीं चाहते किसान? क्योंकि खेतों में आग लगाना या जलाना कहीं ना कहीं परंपरा से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, बात की जाए इसको जागरूक करने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से स्कीमें भी चलाई गई हैं। जो पराली नहीं जलाएंगे, सरकार की तरफ से स्कीमें भी दी गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी लोग जो है जागरूक हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों में इस चीज की कमी पाई जा रही है। इस चीज के लिए ड्रोन के जरिए भी निगाह रखी जा रही है। प्रशासन भी इस चीज के ऊपर सतर्क है। आग बुझाने वाली गाड़ियां वो भी मतलब उस चीज के लिए पंजाब के प्रशासनों की तरफ से तैयारियां की गई हैं। लेकिन अभी पंजाब सरकार को इसके ऊपर सख्त कदम उठाना होगा, अगर आने वाले दिनों में अगर दिल्ली जैसा हाल ना हो सके। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायकों की ओर से आजकल सरकारी कार्यालयों में दबिश दी जा रही है। इसी कड़ी में तरन तारण से विधायक कश्मीर सिंह लगातार सरकारी दफ्तरों की जांच कर रहे हैं, जिसके चलते आज उन्होंने ग्रामीण पंचायत भवन में छापेमार कार्रवाई करी, और इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर यानी कि नदारत नजर आए हैं। इस मौके पर विधायक कश्मीर सिंह ने कहा, सरकारी अधिकारियों के देर से आने की वजह से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर रहने पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के लिए पाकिस्तान के नापाक इरादों को पंजाब पुलिस और बीएसएफ लगातार नाकामयाब कर रहा है। फिर चाहे वो पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल हो या फिर पाकिस्तानी तस्करों का पंजाब में नशे की खेप भेजना, पंजाब के खिलाफ पाकिस्तान की कोई भी नापाक दाल गल नहीं पा रही है। पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान के इरादों पर पानी फेर दिया। पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने बीती रात पाकिस्तान से अमृतसर और तरन तारण बॉर्डर में भेजे गए करोड़ों के हेरोइन को बरामद किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग रविवार रात को अमृतसर और तरन तारण बॉर्डर पर ड्रोन मूवमेंट की सूचना मिली।
इसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और पंजाब पुलिस ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और बीएसएफ को तरन के खेपकरण और अमृतसर बॉर्डर पर ड्रोन के साथ करोड़ों के हेरोइन के पैकेट बरामद हुए, जिन्हें ड्रोन के साथ बांधकर इन हेरोइन्स को पंजाब में भेजा गया था। वो ड्रोन मेड इन चाइना थे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। गीतांशु सेजवाल संवाददाता सहयोगी ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गीतांशु का रुख करेंगे। गीतांशु, देखिए पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता और एक बार फिर से मुंह खाने के लिए एक असफल प्रयास। जी पूजा पूजा जिस तरीके से जो जानकारी मिल पा रही है, लगातार अनगिनत बार ही हम ये चीजें दिखा चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है अपनी नापाक दाल जो है हिंदुस्तान में ऐसी हरकतें करके गिलाना चाहता है, मगर हिंदुस्तान कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देता है। अगर बात करें बीती रात की, तो अमृतसर और खेमकरन इलाके में किस तरीके से ड्रोन की मूवमेंट की गई है, वहीं बीएसएफ और पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर देखी जा चुकी है और उसके बाद जो कार्रवाई होती है तो अलग अलग जगहों पर हेरोइन की खेप जो है भारी मात्रा में बरामद की गई है। अगर बात करें अमृतसर की, तो वहां पर करीबन इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो कीमत लगती है 14 करोड़ रुपए, जो जानकारी मिल पा रही है। वहीं अगर खेमकरन की बात करें तो कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है और वहीं हेरोइन की बात करें तो लगभग इंटरनेशनल मार्केट की कीमत की तो 21 करोड़ रुपए की जो कीमत की हेरोइन है वह जब्त की जा चुकी है। करीबन एक ही रात में जो है 35 करोड़ की हेरोइन जो है पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में ड्रोन के जरिए फेंकी गई। जी, मुझे बताना चाहूंगा, इसमें बड़ी बात सामने आ रही है। जो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है वह अमृतसर में जो बरामद हुआ है वहां कहीं ना कहीं मेड इन चाइना जो लिखा हुआ है वह जानकारी मिल पा रही है। इसके बाद पुलिस जो है हरकत में है, साथ ही बीएसएफ के जवान जो है पंजाब पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई जो है लगातार पाक के खिलाफ जारी रखी। यहाँ पर गीतांशु, मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि ये ना कोई पहली घटना है ना आखिरी घटना है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बीएसएफ और पंजाब पुलिस क्या जॉइंट ऑपरेशन आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं और एहतियातन तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है? चाहूंगा, लगातार बीएसएफ जो है ऐसे मामलों में अपनी नजर गड़ाए हुए है कि कहीं ना कहीं ड्रोन की जो मूवमेंट है उसको देखा जाए, उसको ट्रेस किया जाए और उसको तबाह किया जाए। मगर जैसे ही ड्रोन सामने आते हैं तो गोलीबारी जरूर की जाती है, मगर ड्रोन जो है भागने में कामयाब हो जाते हैं। मगर काफी सारे ऐसे मामले हैं जहां पर ड्रोन जो है मार गिराए जा चुके हैं और उनके साथ ही जो है हेरोइन और जो असला है और उसकी जो खेप है वह बरामद करने में जो है सर्च ऑपरेशन चलाते जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की मदद जो है बीएसएफ लेती जा रही है, तो इसके लिए जॉइंट ऑपरेशन जो है आगे भी जारी रह सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही जो मदद से है आपकी नापाक हरकतों को कामयाब होने से रोका जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया गीतांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। जालंधर के थाना 3 के अंतर्गत ऋषिनगर में अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि इस हमले के दौरान कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हमले के दौरान मोहल्ले में ईंट पत्थरों के चलने की वजह से सभी लोग इकट्ठे जरूर हो गए, जिन्होंने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गए। मोहल्ले के प्रधान राजकुमार थापर ने बताया कि वो मंदिर में सफाई कर रहे थे, तभी अचानक हंगामा होने लगा। जब उन्होंने मंदिर से बाहर आकर देखा तो 10-12 युवक ईंट पत्थरों से मंदिर की तरफ हमला कर रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी है। तो वहीं दूसरी तरफ मौके पर पहुंचे एएसआई सतपाल सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही बदमाशों को भी पकड़ लिया जाएगा। अमृतसर के जंडियाला गुरु में आज 2 अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और तफ्तीश तेज कर दी। इस मौके पर बात करते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आज जंडियाला गुरु में मजदूर यूनियन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही आए हुए लोग वापस जाने लगे तो 2 लोग आए और उन्होंने फायरिंग कर दी। 2 लोगों को गोली मार दी। घायलों को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों में से एक की इलाज के दौरान मृत्यु भी हो गई है।
तो पुलिस ने मौके पर पहुंच करके पूरे मामले की तफ्तीश तेज कर दिया। सबसे बड़ी बात यह कि कई लोगों की मौजूदगी में अमृतसर के जंडियाला गुरु इलाके में गोलियां चली हैं। 2 लोगों को टारगेट हिट किया गया था। फिर इसके बाद उन दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले को कई एंगल से खंगाल जरूर रही है और जानना चाह रही है कि आखिरकार इस पूरी वारदात के पीछे कौन दोषी हैं, साथ ही किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में परिजनों की ओर से हाहाकार मचाया गया। सबसे बड़ी बात यह कि जब इस तरह की घटना घटित हुई उसके बाद भीड़ सहित पूरा क्षेत्र सन्न रह गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਲ ਬਹਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 2 ਸੈਕਸ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਮਦਰੇ ਕਾਦੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਚਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋੜਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਨ ਫੌਜੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਜਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ, ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਸਾਜਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਨਵੋਲਡ ਉਹ ਹੈਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ ਔਰ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का पद ग्रहण समारोह रोहतक में बीजेपी के स्टेट ऑफिस में हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने नायब सैनी को पगड़ी पहनाते हुए सम्मानित करते हुए पदभार सौंपा। तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उन्हें गदा भेंट की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने नायब सैनी के साथ एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम शुरू किया था और वो आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक टीम वर्क है और उस टीम वर्क के तहत बैठ करके जो निर्णय होंगे उस निर्णय के आधार के ऊपर सबका साथ, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र आने गया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसको लेकर कोई कमी नहीं रही। धनखड़ जी ने जबरदस्त तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया है। आज संगठन ने उसकी चाबी दी है। अब हम संगठन आदरणीय धनखड़ जी का सहयोग लेकर के इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सब प्रक्रिया चलती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कि पगड़ी पहनाते हुए स्वागत किया। और इस दौरान रोहतक में विपक्ष पर निशाना भी वो साधते नजर आए हैं। उन्होंने विपक्ष पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। साथ ही उन्होंने नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं भी दी हैं। इस प्रकार की नियुक्तियों में कभी राजनीति नहीं देखते। कौन कार्यकर्ता कैसा है, कब से है, उसका विचार कैसा है, वो जनता से कितना जुड़ा हुआ है, माटी से कितना जुड़ा हुआ है,
नायब सिंह सैनी जी के बारे में आपको पुराने लोगों को ध्यान में होगा, इसी कार्य ये कार्यालय तो नहीं बना था उस समय, सोनीपत रोड पर हमारा प्रदेश का कार्यालय था और सोनीपत रोड पर प्रदेश कार्यालय से काम शुरू किया। मैं सेंट्रल मंत्री होता था 94 में, और एक कार्यालय का काम संभालने वाले जैसे बाकी हमारे लोग हैं उसी प्रकार से नायब सैनी, इनका हमारा संबंध अम्बाला से आ गया था, हमारा यमुनानगर से आ गया था। तो उस समय फिर इन्होंने पढ़ाई समाप्त की, इन्होंने कहा मैं पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, और लगातार 8 साल तक एक पूर्णकालिक की तरह 2003 तक इन्होंने भी काम हमारे साथ मिलकर के किया। 3 में फिर मेरे पास दायित्व दूसरे और प्रदेशों का आ गया था, इनका अपना घर परिवार का मामला और सारा बिजनेस शुरू किया। बाद में फिर इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर प्रदेश में मंत्री बने, बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा, मेंबर पार्लियामेंट बने। तो रूट से जुड़ा व्यक्ति, उसकी पहचान यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो पारखी लोग हैं वो करते हैं। तो चलिए जसवीर हमारे साथ में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं संवाददाता सहयोगी। जसवीर, देखिए मनोहर लाल को सुन रहे थे हम, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि हमारी पार्टी यानी कि बीजेपी के अंदर इस तरह के पदों को लेकर के किसी तरह का हम कैटेगरी डिवाइड नहीं करते हैं, जिसमें योग्यता होती है उसको पद मिल जाता है। नायब सैनी की भूमिका कितनी सशक्त नजर आती है, और दूसरी बात ये कि क्या उनमें मादा है कि वो पूरी पार्टी को, प्रदेश को साथ लेकर चल सकें? पूजा, आपको बता दें कि हरियाणा में अभी 3 चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा, विधानसभा और कारपोरेशन के यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और बीजेपी ने अभी संगठन का विस्तार करने के लिए अभी ओबीसी का पत्ता फेंका है। जो अगर नायब सिंह सैनी की बात करें, वो ओबीसी से आते हैं, और बीजेपी का कहना है कि हालांकि खट्टर साहब ने बोला है कि हम जाति के श्रेणी के ऊपर हम इलेक्शन नहीं लड़ते, पर अगर देखने वाली बात अगर बोले तो अभी उन्होंने जो पुराने जाट समुदाय से ताल्लुक रखते थे उनको उन्होंने छोड़ा, और उसके बाद ये ओबीसी से सैनी को उन्होंने लिया। पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है, और आने वाले इलेक्शन में वो चाहती है कि लोकसभा में 10 की 10 जो हरियाणा की सीटें हैं उसके ऊपर काबिज हो, और विधानसभा में भी, और जो कारपोरेशन की इलेक्शन है वो भी जीते। तो पूरा कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो बीजेपी ने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है। नायब सैनी इस भूमिका के लिए क्या कुछ और कहते नजर आए? तो चलिए आपको बता दें कि जी बात पूरी करें अपनी। 1980 से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और कई पदों के ऊपर रहे हैं, और बीजेपी को लगता है कि नायब सिंह सैनी ही है जो संगठन को आगे ले जा सकते हैं, और आने वाले इलेक्शन में वो काफी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रैपर और सिंगर बादशाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बादशाह से साइबर सेल पूछताछ कर रही है। तो साइबर सेल ने बादशाह को सम्मन भेजा था। ऑनलाइन बेटिंग ऐप के प्रमोशन का हिस्सा थे बादशाह। बादशाह समेत 40 सेलिब्रिटीज पर गाज गिर सकती है। रैपर बादशाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल बादशाह से फेयर प्ले ऐप के बारे में पूछताछ कर रही है। कहा जा रहा है कि इस मामले में बादशाह के साथ साथ 40 और सेलिब्रिटीज को सम्मन आ सकता है। शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शुभम, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? बादशाह के मत्थे पर शिकन साफ नजर आ रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि यह शिकंजा बादशाह तक रुकेगा नहीं। बिल्कुल, देखिए मुंबई के साइबर सेल में इस वक्त बादशाह जो सिंगर हैं, रैपर हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। ये फेयर प्ले के एक ऐप है जिसको प्रमोट करने का इनके ऊपर आरोप है। न सिर्फ बादशाह बल्कि 40 और बॉलीवुड की सेलिब्रिटी वो इस वक्त साइबर सेल के रडार पर है। इस वक्त उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जो है साइबर सेल के हाथ लगे। इसके बाद उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बादशाह अचानक से वहां पहुंच जाते हैं और इस वक्त उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर फेयर प्ले जो ऐप है उसे प्रमोट करने के लिए उन्हें किसे कहा गया था और कहां से इनके पैसों का जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसकी पूछताछ की जा रही है। अगर पूछताछ में कुछ बादशाह या जवाब नहीं दे पाते तो शायद फिर से सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सीधे रुक करेंगे अमेठी का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अनुभव होगा
उसको कहीं भी प्लेसमेंट की एक नई सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन साथ साथ उद्यम को भी अपनी रुचि और अपनी पसंद के योग्य मैन पावर की उपलब्धता उनके सामने यहाँ पर स्थानीय स्तर पर ही उन्हें उपलब्ध होती हुई दिखाई देगी। बहुत शीघ्र हम लोग लगभग 2000 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव आपके इस अमेठी में और लेकर के आने वाले हैं। यूपी सीडा के द्वारा जो यहाँ पर इस औद्योगिक परिक्षेत्र में भूमि आरक्षित की गई है, उस आरक्षित भूमि में नए प्रस्ताव भी हमें प्राप्त हुए हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इन प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो यहाँ की लोकप्रिय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो बात कही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे हो या फिर अन्य किसी भी एक्सप्रेस हाईवे पर हम लोगों ने औद्योगिक निवेश के नए क्लस्टर विकसित करने के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कानपुर से लेकर के झांसी के बीच 38,000 एकड़ भूमि पर एक नए औद्योगिक शहर के निर्माण की कार्रवाई को भी बसाने की कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। आप आश्चर्य करेंगे कि नोएडा को बसाने में और नोएडा को स्थापित करने में 46 वर्ष लगे। कुल 35,000 एकड़ भूमि हम लोगों ने यहां पर अब तक अर्जित की है, जिसमें टाउनशिप भी है और निवेश भी है। निवेश के लिए वहां पर औद्योगिक निवेश के लिए भी भूमि वहां पे आरक्षित की गई। लेकिन बुंदेलखंड, झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र में पहले ही फेज में हम लोग 38,000 एकड़ भूमि को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां एक नया एयरपोर्ट भी बनाएंगे, वहां पर हमारी बेहतरीन कनेक्टिविटी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भी है, कानपुर झांसी हाईवे की भी है और भी अन्य अच्छे बेहतरीन वहां पे कनेक्टिविटी की हम लोगों ने व्यवस्था दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले सभी हमारे निवेशक गण लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में दिया है। यह क्रियाशील हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई राज्य स्तर पर भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में जल मार्गों के विकास के लिए हमारी सदा नीरा नदियां। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।